गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात कर रहे हो पर्यावरणीय कारक एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे की सारी जो इकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप इनको नोट्स के साथ ही डिस्कस करते रहें ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा रहे और आप जिन नोट्स पढ़ रहे हैं उनमें भी आपको लाइन टू लाइन का पता चलता रहे। तो आज जो अपन बात करते हैं पर्यावरणीय कारक की बात करते हैं, तो पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं कि वो सभी बाह्य दशाएं होती है, मतलब जो एनवायरनमेंट या पर्यावरण के अंदर जो जितने भी जो दशाएं पाई जाती है, जो चाहे सूक्ष्म जीव हो चाहे दीर्घ जीव हो, को किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तथा खुद जो कारक होते हैं वो स्वयं भी प्रभावित होते हैं। ऐसे जो कारक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय कारक बोलते हैं। तो देखो जैसे इसमें भी बुक में इससे लिखा हुआ है, वे सभी बाह्य दशाएं जो भौतिक हो सकती है, रासायनिक हो सकती है, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव या दीर्घ जीव जो है, सूक्ष्म जीव और दीर्घ जीव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्या कहलाते हैं? पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय कारक कहते हैं। तो मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण के अंदर या जो अपन बात करते हैं बाह्य जो दशाएं होती है, वो भौतिक दशाएं हो सकती है, रासायनिक दशाएं हो सकती है, और वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें पाए जाने वाले जो सूक्ष्म और दीर्घ जीव है उनको वो प्रभावित करती है। और उनको प्रभावित करते साथ साथ में उनमें स्वयं में भी जो परिवर्तन होता है, जो ऐसे कारक जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय कारक बोलते हैं। ऐसे कारक को क्या बोलेंगे? पर्यावरणीय कारक बोलेंगे। और पर्यावरणीय जो सभी जो कारक होते हैं आपस में अंतर क्रिया होती है। सभी जो कारक होते हैं उनमें अंदर जैसे पानी है, गर्मी है, जल है, और गर्मी है, हवा है, तो इनमें आपस में सब के अंदर क्या होती है? अन्योन्य क्रिया, अंतर क्रिया होती रहती है, और ये अंतर क्रिया मिलकर पर्यावरणीय सम्मिश्रण का निर्माण करती है। सब के सब अंतर क्रिया आपस में जो कारक मिलकर क्या होती है? पर्यावरणीय सम्मिश्रण, एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। सब के सब जैसे पर्यावरण है तो उसके अंदर हवा भी है, पानी भी है, प्रकाश भी है, ताप भी है, मृदा भी है ना, मिट्टी भी है। तो ये सारे के सारे मिलके क्या एक इनको संकलित रूप से क्या बोलेंगे? पर्यावरणीय सम्मिश्रण बोल देंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि जो जो पारिस्थितिकवेत्ता इकोलॉजिस्ट होते हैं, जो पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला जलवायु कारक, जैसे प्रकाश, तापमान, वसन, पवन, वायुमंडल, गैसें, आर्द्रता, ये जलवायु संबंधी कारक है। मर्दीय कारक जो मिट्टी संबंधी, जैसे मृदा का गठन, मृदा किस प्रकार से बनी हुई है, मृदा जीव, मृदा के अंदर किस किस प्रकार जीव है, मृदा की वायु किस प्रकार की है, अंदर मृदा के अंदर वायु है या नहीं है ना, मृदा का तापमान कितना है, मृदा के अंदर जल की मात्रा कितनी है, इस प्रकार से ये फैक्टर है, मृदा कारक होगा दूसरा फैक्टर। तो तीसरा कारक होता है वो स्थलाकृति कारक, जैसे तुंगता, ढलान, है ना, इस प्रकार से अनावरण, ये स्थलाकृति है, मतलब जो स्थल की आकृति है वो किस प्रकार चढ़ाई वाली है या ढलान वाली है या अनावरण है, मतलब असंतुलित रूप से, उस प्रकार की जो स्थिति होती है स्थलाकृति कारक तीसरा कारक हो गया। चौथा जैविक कारक, जैविक कारक के अंदर देखिए आप कौन से पादप हो गए, जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये जैविक कारक। तो जो इकोलॉजिस्ट है या जो पर्यावरण वक्ता है उन्होंने क्या किया है, पर्यावरणीय एक एनवायरमेंटल फैक्टर उनको जो सारे पर्यावरण फैक्टरों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला जो है जलवायु कारक है, दूसरा है जो मर्दी कारक है, तीसरा स्थलाकृतिक कारक और चौथा कौन सा? जैविक कारक है। इसके बाद सबसे पहले जो अपन बात करने जा रहे हैं जलवायु है, तो सूक्ष्म जलवायु कारक की बात करते हैं कि जलवायु क्या होती है। तो किसी क्षेत्र विशेष की अपन बात करें, क्षेत्र विशेष की बात कर ले, मान लो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं अपन, या राजस्थान की बात कर ले, किसी क्षेत्र विशेष की बात करें तो जलवायु कारकों की मात्रा जो वर्ष भर औसत रहती है। जलवायु का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी वहाँ पर जो कारक है वो साल भर या वर्ष वर्ष भर औसत रहेगा। तभी तो अपन कैसे जम्मू जम्मू कश्मीर है, उस वहाँ की जलवायु ठंडी है, राजस्थान है यहाँ की जलवायु क्या है? गर्म है। क्योंकि यहाँ पर अपन औसत तापमान निकाले हैं वर्ष भर का, साल भर का औसत तापमान निकाले तो अपने जो औसत तापमान 36 डिग्री आएगा, ठीक है। और वहाँ का औसत तापमान निकाले जम्मू कश्मीर, तो वहाँ का तापमान जो कम 15 डिग्री 16 डिग्री है, तो अपन वहाँ कह सकते हैं वहाँ की जलवायु ठंडी है और यहाँ की जलवायु गर्म है। तो जलवायु का मतलब निर्धारण कैसे करते हैं कि औसत निकालते हैं, साल भर के जो जो
और वहाँ के कारक है वातावरण, उनका औसत निकाल के जो गणना की जाती है। देखो यहाँ पे भी दिया है इसमें, जलवायु कारकों की मात्रा के वर्ष भर के औसत से होता है। मतलब जलवायु कारक की मात्रा, मतलब बात करें तो इस प्रकार से, मतलब वर्ष भर की औसत से होता है जलवायु की अपन गणना करते हैं। इन्हीं कारकों की मात्रा का निर्धारण अल्पावधि के लिए होता है तो उसको मौसम बोल देंगे। जिसे अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि जब इन कारकों को जो अपन जो वर्ष भर का औसत निकालते हैं, है ना, साल भर का वर्ष भर का औसत निकालते हैं, तो इनको क्या करते हैं, जलवायु बोलते हैं। यदि वर्ष भर का किसी क्षेत्र विशेष का वर्ष भर का या साल भर का औसत निकाला जाता है वहाँ का, तो उसको क्या जलवायु बोला जाता है। और इन्हीं कारकों की मात्रा का निर्धारण अल्प अवधि के लिए किया जाता है। अल्प अवधि के लिए किया जाएगा, तो मान लो कोई कारक है तो उसका अल्प अवधि के लिए निर्धारण किया जाता है। एक तो साल भर का औसत निकाल लिया भाई, कभी गर्मी हुई, कभी ठंड हुई, कभी 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ, कभी वापस 40 हो गया, कभी 36 डिग्री टेम्परेचर हुआ। इस प्रकार से सब टेम्परेचर का औसत निकाला तो एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री, तो वहाँ का तापमान क्या है, गर्म हो गया, मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है ना। इसी प्रकार से यदि उसका अल्पावधि के लिए निर्धारण किया जाए, इन्हीं कारकों का ध्यान देना कि इन्हीं कारकों का निर्धारण अल्प अवधि के लिए किया जाए। अल्पावधि के लिए मतलब 4 महीने गर्मी रही, 4 महीने ठंडी रही, 4 महीने बरसात रही, ठीक है, तो ये क्या बन गए, मौसम बन गए। जब इन्हीं कारकों का निर्धारण अल्प अवधि के लिए किया जाता है, जब इन्हीं कारकों का निर्धारण अल्प अवधि के लिए किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। कैसे, जैसे अपने साल में 4 मौसम होते हैं, है ना, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना। इस प्रकार से जो मौसम होते हैं, तो मौसम का निर्धारण अल्प अवधि के लिए किया जाता है। वो पूरे साल भर का लिए किया जाता है, तो उसका एक जलवायु कहेंगे। इसके बाद देखिए ये डायग्राम दिया है, तो इसमें ये बताया गया है कि पादप को प्रभावित करने पर्यावरण कारक कौन से हैं। तो इस पर्यावरण कारक की बात करिए, ये मृदा हो गई, ठीक है, मृदा कारक हो गई, ये जैविक कारक बता रखे इधर, ठीक है, ये इधर हवा बता रखी है, तो ये क्या हो गया, आपके भौतिक कारक हो गए। इस प्रकार से जो सभी कारक है उसके प्लांट को प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में इसमें चित्र में बताया गया है। अब बात करते हैं, देखो इसी प्रकार मौसम में साप्ताहिक दैनिक परिवर्तन होते हैं, जबकि जलवायु का निर्धारण दीर्घकालिक होता है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये लाइन देखो, इसको ये पढ़ो। इस प्रकार मौसम में साप्ताहिक दैनिक परिवर्तन होंगे, मतलब मैंने क्या बताया थी, अल्पावधि के लिए अपन किसी, जैसे अपन 7 दिन बरसात हो गए तो क्या हो गया, मौसम के भाई वर्षा वाला मौसम आ गया, है ना। 7 दिन गर्मी पड़ गई तो अपन क्या सोचेंगे, इस गर्मियों की मौसम आ गया, है ना। तो मौसम का मतलब साप्ताहिक दैनिक परिवर्तन होते थे, जबकि जलवायु का निर्धारण अपन क्या कहते हैं, दीर्घकालिक ऋतुओं और वर्षा के आधार पर होता है, वर्षों के आधार पर। मतलब जलवायु का निर्धारण कब करते हैं, जैसे राजस्थान की जलवायु ग्रीष्म है और जम्मू कश्मीर की क्या है, ठंडी जलवायु है, तो इसका निर्धारण वर्ष भर का औसत निकाल करते हैं। और मौसम का निर्धारण क्या करते हैं, अल्प अवधि का निर्धारण करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु एक प्रकार के होते हुए भी उनमें कुछ अनेक स्थान ऐसे जहाँ जलवायु में अंतर हो। जैसे ये क्या कह रहा है कि जैसे एक स्थान है, मान लो वहाँ पर जलवायु अपन वाली एक ही प्रकार की है, कि वहाँ पर मान लो गर्मी प्रकार की जलवायु है, ग्रीष्म जलवायु है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी अंतर हो सकता है। कैसे कि अपन मान लो वहाँ पर जंगल है, तो जंगल के अंदर जाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता कम रहेगी, अंदर रहेंगे तो अंदर टेम्परेचर कम रहेगा, और जंगल के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो यही बात ये बताना चाह रहा है कि जलवायु, जहाँ में जलवायु में अंतर होता है, ऐसे स्थानिक विभिन्नताएं सूक्ष्म जलवायु कहलाती है ना, जहाँ पर इस परिवर्तन होता है। जैसे वन क्षेत्र के भीतर और बाहर ताप का प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन होता है, गहरी घाटी में जाते हैं तो कम होता है, बाहर आते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस प्रकार से इनमें अंतर बताया गया है। तो अब इसमें जो पहले कारक आता है वो आता है आपका जलवायु कारक आता है, कि 4 कारक थे ना, उनमें से पहला जो कारक था आपको पता है जलवायु कारक था। जलवायु कारक के अंदर कौन कौन से होते हैं आपको पता है। जलवायु कारक के अंदर क्या है, प्रकाश है, तापमान है, वायु है, जल है, वायुमंडलीय आर्द्रता है, तथा
वायुमंडलीय गैसों का जो विनिमय है, ये सारी के सारी किस में आएंगे, जलवायु कारक के अंदर आते हैं। इस प्रकार के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। पौधों में वृद्धि वितरण में जलवायु कारकों की भूमिका सर्वाधिक होती है, आपको पता ही है ना। पौधों के अंदर सबसे जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो जलवायु होती है। अब सबसे पहले जो जलवायु कारक है वो प्रकाश है, आपको पता ही है। लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी पर्यावरण के लिए, जंतुओं के लिए, जीवों मतलब पादपों के लिए लाइट कितनी आवश्यक है, तो आपको पता ही। केवल सूर्य के प्राकृतिक प्रकाश की एकमात्र होता है, आपको पता है। लाइट का स्रोत क्या है, सूर्य है। और सूर्य से जो विकिरण का जो केवल, यहाँ पे ध्यान देना, 390 नैनोमीटर से 760, तो नैनोमीटर की जो लाइट होती है इसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। इस लाइट को क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। विजिबल लाइट क्या होती है आपको पता ही हो, इसमें विबग्योर, इसमें ये 7 कलर होते हैं इस रेंज के अंदर। इस जो रेंज के अंदर कितने कलर होते हैं, 7, है ना। वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना, और अम्बर्ड कलर और रेड कलर, ये जो कलर होते हैं, 7 कलर जो होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, इसके अंदर, ये नहीं, ये आर आएगा, है ना, ऑरेंज के बाद आर आएगा। तो ये 7 कलर होते हैं विबग्योर के अंदर, आपको पता ही है, जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं। तो इसकी जो विजिबल लाइट की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, ये होती है। तक का दृश्यमान देखो, इसको विजिबल, जैसे बनाना, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषित विकिरण कहते हैं इसको। PAR आप 12th में पढ़ोगे, इसको PR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं, है ना। जो 390 से 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है, जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, इसको आपको बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको PAR भी बोलते हैं। PAR क्या मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव लाइट या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, PR बोलते हैं ना। प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण बोलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा 3 विभिन्न अवस्थाएं जीवों को प्रभावित करती है। प्रकाश के जो 3 अवस्थाएं होती है जो जीवों को प्रभावित करती है, कौन कौन सी है। पहले आती है प्रकाश की गुणवत्ता, तो तरंग दैर्ध्य, मतलब आपको मैं बता दूं कि प्रकाश की अपन बात करें तो प्रकाश की जो रेंज होती है 390 से 760 तक विजिबल बोलते हैं। और 390 से नीचे की जो रेंज होती है, देखना, ये 200 से लेके 390, 390 से 760 और 760 से ऊपर होती है, उसको बोलते हैं IR। ये विजिबल है और ये UV है। मतलब क्या होती है, 390 से नीचे रेंज की जो वेवलेंथ की लाइट होती है वो अल्ट्रावायलेट रे होती है। और बीच वाली 390 760 की जो होती है वो क्या होती है, विजिबल होती है। और 760 से ऊपर की जो होती है वो क्या होती है, इंफ्रारेड होती है, IR होती है। जो अपने जो काम की होती है वो यही होती है, चाहे प्रकाश संश्लेषण की बात करो और चाहे जीव जंतुओं के लिए बात करें, तो ये ही लाइट होती है जो उपयोगी होती है। बाकी ये हानिकारक होती है, दोनों रेज होती है ना। तो अब बात करते हैं कि प्रकाश के गुण या तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, तो वापस बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएगी इसमें, एक एक लाइन को ध्यान देना। दृश्यमान वर्णक्रम विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रकाश संश्लेषण नीले रंग, देखो क्रिया के नीले रंग, जो नीले रंग की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 430 से 470। और लाल की जो होती है कितनी होती है, 650 760 जो नैनोमीटर वेवलेंथ होती है, भाग से अधिक कम होती है। लेकिन हरे 500 से 560 नैनोमीटर में शून्य अर्थात बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे याद रखना, कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है नीले प्रकाश और लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है, हरे में नहीं होती है। आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास कक्षा के अंदर बहुत बार बताया है कि हरे कलर के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया शून्य होती है। शून्य क्यों होती है, क्योंकि पत्तियों का कलर कैसा होता है, हरा होता है। हरा कलर अपन को दिखता है, इसका मतलब क्या होता है, हरा कलर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है पत्तियों के द्वारा, हरा कलर अवशोषित नहीं होता है। और जो कलर अवशोषित नहीं हो रहा तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो लाल रंग और नीले रंग की होती है। नीले रंग की जो वेवलेंथ है 430 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर होती है। और जो हरे रंग की जो है वो 650 से 760 नैनोमीटर तक होती है।
सॉरी सॉरी, नीले रंग की कितनी होती है 430 से 470, और लाल रंग की जो होती है वो कितनी होती है 650 से 760। आपको पता हो तो इसमें बता दूं मैं कि देखो विबग्योर, वापस लिख दो, यहाँ कितनी थी 390, यहाँ कितनी थी 760। देखो तो लास्ट में क्या है आर है, रेड है, तो रेड की कितनी होगी 760, है ना। और बीच में ग्रीन है, तो ग्रीन की कितनी होती है 560 होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, ग्रीन वाले में आपको बता दूं मैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो ब्लू के अंदर होती है और किसके अंदर, रेड के अंदर होती है। वर्णक्रम के मध्य भाग का प्रकाश जो किरण द्वारा अवशोषित होता है उसका बाद में ऊर्जा के रूप में परिणत में संचारित कर लेता है। याद रखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकाश के लाल रंग में कार्बोहाइड्रेट का एकत्रण होता है जबकि नीले रंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्यों, अपन को पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग और नीले रंग में होती है, तो लाल रंग के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है, और जब नीला रंग होगा तो उस टाइम क्या हो प्रोटीन ज़्यादा बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, याद रखना नीट की दृष्टि से ये, है ना। तो ये नीले में क्या होता है प्रोटीन का निर्माण होता है ना। पराबैंगनी किरणें यदि पौधों के लिए हानिकारक होती है, जैसे मैंने बताया यूवी रेडिएशन होती है जिसके 390 से कम वेवलेंथ होती है, वो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, नुकसानकारक होती है, लेकिन एंथोसाइनिन वर्णक के निर्माण में सहायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना ये, क्या पूछ सकता है कि इसका क्या दुरुपयोग है क्या उपयोग है, तो दुरुपयोग है साथ साथ उपयोग भी कि एंथोसाइनिन जो पिगमेंट्स होता है वर्णक होता है उनके निर्माण काम आती है। नील लोहित सल्फर जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए अवरक्त या पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्पल सर्पल बैक्टीरिया है जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, याद रखना पर्पल सर्पल बैक्टीरिया है या लोहित सल्फर जो जीवाणु है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। बाकी और कोई से भी जीव हो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं करते हैं। अब बात आती है प्रकाश की तीव्रता। पृथ्वी पर प्रकाश की कुल मात्रा उसकी स्थलाकृति अक्षांश तुंगता वातावरण की स्थिति ऋतुओं के प्रभावित होती है। किसी स्थान प्रकाश की तीव्रता और समय से उस स्थान के अक्षांश और पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश में यह लक्स मापी द्वारा मापी जाती है, इसकी इकाई लक्स होती है, याद रखना, है ना। तो ये कह रहा है कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो देखो, यदि प्रकाश है तो प्रकाश तिरछा पड़ रहा है तो वहाँ पर जो प्रकाश तीव्रता कम होगी वहाँ तापमान कम होगा। प्रकाश यदि सीधा पड़ रहा है डायरेक्ट धरातल पे सीधी किरणें आ रही है तो वहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से बता रहा है। और प्रकाश का जो मापने का यंत्र है उसको लक्स मापी बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है लक्स है। देखो ये फैक्टर बताए हुए हैं जो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। अब तीसरी जो बात आती है प्रकाश से संबंधी, प्रकाश की अवधि या दीप्तकालिकता। दैनिक प्रकाश की अवधि या दीप्तकालिकता का पौधों के पुष्पीकरण या फलन पर प्रभाव दीप्तकालिकता कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो कि प्रकाश है तो प्रकाश की अवधि कितनी है। जैसे सुबह 6 बजे जो सूर्योदय हुआ है और शाम को 8 बजे तक मान लो सूर्यास्त होता है, तो ये ड्यूरेशन बीच का कितना लंबा हो गया, है ना। तो ये कह रहा है कि जितना लंबा दिन होगा उसका उस पादपों पे और उनके फलन पे और पुष्पीकरण पे प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं दीप्तकालिकता बोलते हैं। मतलब जितना ज़्यादा प्रकाश पे निर्भर करता है, यदि उसका पुष्पीकरण है वो प्रकाश पे निर्भर करता है, फलन है फ्रूटिंग है वो प्रकाश के निर्भर करता है कि जितना लंबा प्रकाश हो। दैनिक प्रकाश की अवधि कितनी लंबी हो, छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं दीप्तकालिकता बोलते हैं। दीप्तकालिकता शब्द का प्रयोग सब गार्डनर एवं एलर्ट ने किया था। पुष्पीकरण के लिए आवश्यक दैनिक प्रकाश की अवधि का दर जो पुष्प पादप होते 3 श्रेणी में बांटे गए। दीर्घ प्रकाशीय पौधे जिनको अल्प प्रकाशीय पौधे और प्रकाश या निरपेक्ष पौधे डे न्यूट्रल प्लांट्स। प्रकाश की आवश्यकता के आधार पादपों को 2 वर्गों में वापस पुनः विभाजित किया है। मतलब क्या हो गया इसमें, ये बता रहा है कि दी नाम से पता दीर्घ लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब जिनको लंबा दिन चाहिए, अल्प अवधि शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको छोटा दिन चाहिए, मतलब वो जिनको लाइट कम चाहिए मतलब अंधेरा ज़्यादा चाहिए। और प्रकाश दिवस निरपेक्ष पौधे डे न्यूट्रल प्लांट्स मतलब जिनको कोई मतलब ही नहीं है लाइट से, ना कितना लंबा हो चाहे कितना छोटा हो दिन। उसके बाद ये कह रहा है कि विशेष रूप से 2 भागों में विभाजित किया है, प्रकाश प्रिय आतपरागी या आतोपधित आतपोदभिद फोटोफिलस
ये वे पौधे सूर्य के प्रकाश में उगते हैं अर्थात इन्हें अधिक तीव्रता की आवश्यकता है, जैसे सूरजमुखी, एमेंथस, पॉपुलस आदि है। 6 आ रहा कि ये एथपोदबिद, स्योसोफिलस और स्योसोफाइट्स, मतलब ऐसे पौधे जो बहुत कम या छाया में उगते हैं, जैसे पाइसिया, एबीज और टेक्सन। पादपों प्रकाश का प्रभाव बता रहा है अभी, है ना। तो पादपों प्रकाश का प्रभाव की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण प्रभाव पड़ता है। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पौधे के अंदर ये क्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सनलाइट में होती है ना। ये सनलाइट है, सनलाइट में होती है और क्या बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है और इससे फिर क्या बनता है ATP बनते हैं, आगे चल के ATP बनते हैं, ATP ऊर्जा होती है। तो ये क्या कह रहा है प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है पड़ता है। प्रकाश पौधे में पर्णहीन के निर्माण में महत्वपूर्ण है। प्रकाश की प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट और प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाश की दो अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, आप 12th में पढ़ोगे। तो ये प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है उसमें जो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड पाए जाते हैं, उनमें क्या होती है प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता दौरान भोजन निर्माण में और ATP और NADPH निर्माण में काम आती है। प्रकाश ऊर्जा के आधार पर ही प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फॉस्फोराइलेशन क्रिया द्वारा ATP अणुओं का निर्माण होता है तथा जल का अपघटन द्वारा एंजाइम जैसे NADPH2 बनते हैं, जो अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 की स्थिति के महत्वपूर्ण होता है। कि होता क्या है कि प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर तो क्या होता है कि जल का अपघटन होता है और NADPH2 बनता है। NADPH2 जो बना है उसका काम क्या होता है कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर CO2 उसका स्थिरीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण ATP अणुओं तथा NADP निर्माण को संश्लेषण शक्ति या एक्सलेमेटरी पावर्स कहा जाता है। फिर आता वाष्पोषण दर पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन ट्रांसपायरेशन। वाष्पोषण क्या होता है, पौधों से पत्तियों से होते हैं, वहाँ रंध्र पाए जाते हैं, रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो जो पौधों का रंध्रों का खुलना और बंदना प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। प्रकाश तीव्रता के रंध्र खुल जाते हैं जिससे क्या वाष्पोषण की दर बढ़ जाती है। वाष्पोषण की जब दर बढ़ती है तो रसारोहण एसेंट ऑफ शेप की दर भी बढ़ जाती है। रसारोहण क्या होता है कि नीचे से जड़ से रस का बोले तो विभिन्न प्रकार के जो मिनरल युक्त जो जल होता है उसका जड़ से ऊपर पत्तियों तक पहुंचना उसका भी बढ़ जाए। क्यों ऊपर वाष्पोषण ज़्यादा होगा तो उससे वहाँ पर एक क्या हो जाएगा वाष्पोषण बल उत्पन्न हो जाएगा। वाष्पोषण बल उत्पन्न हो जाएगा जड़ से पानी को ज़्यादा मात्रा में खींचेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है श्वसन और पादप वृद्धि पर प्रभाव। मतलब श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश का और पादप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि अनेक पादपों में श्वसन की दर बढ़ा देती है, ठीक है। ये कह रहा है कि श्वसन की दर बढ़ जाती है। यह वृद्धि प्रकाश की कोशिका झिल्ली की पारगम्यता है तो जीवदर की श्यानता पर भी प्रभावित है, सही है। यदि तापमान बढ़ेगा श्वसन दर बढ़ेगी तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, झिल्ली की पारगम्यता बढ़ जाएगी। उससे क्या हो जाएगा कि जो जीवदर है उसकी श्यानता गाढ़ापन हो जाएगा। पौधों बीजों का अंकुरण, नवोद्भिद में वृद्धि, कलियों का खिलना, परवों के शीर्ष वृद्धि आदि क्रियाएं प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है। नवोद्भिद पादप प्रकाश न मिलने की स्थिति पीला पड़कर पांडुरहित रह जाता है जिसे पांडुरिता कहते हैं। फ्लोरिजन तथा पादप वृद्धि हार्मोन निर्माण प्रकाश से प्रभावित होता है, सही बात है। पादप वितरण पर प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये कह रहा है कि पादपों का जो वितरण है उस पर क्या होता है। देखो पौधे के में स्थानीय वितरण तथा वनस्पति में प्रकाश के महत्वपूर्ण तथा ये जलीय तंत्र में भी पादप वितरण प्रकाश की उपस्थिति तीव्रता में नियंत्रित होते हैं। परिणाम स्वरूप जल में बढ़ती गहराई के साथ वनस्पति भिन्न भिन्न बन जाते हैं। मतलब क्या है पादप में जो पादपों का वितरण जहाँ पर प्रकाश अच्छा होगा वहाँ पे अच्छे प्लांट होंगे, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा वहाँ प्लांट होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया उनको करने में दुविधा होगी। उस प्रकार से उनकी जो आकृति है वितरण उसी प्रकार से हो जाएगा। अब इसके बाद है प्रकाश का पौधों की आंतरिक संरचना पर प्रभाव। तो प्रकाश मुख्यतः पर्णन की आंतरिक संरचना को प्रभावित कर द्विबीजीय पौधों की आपको पता है डोर्सो वेंट्रल या पृष्ठधारी पत्तियां होती है। मतलब क्या होती है आपको पता है द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके जो ऊपर वाला तल और नीचे वाला तल होता है दोनों अलग अलग होते हैं। इन ऐसी पत्तियों क्या बोले पृष्ठधारी पत्तियां डोर्सो वेंट्रल लीफ कहते हैं। तो प्रमध्य और खम्भूतक तथा स्पंजी मजबूत में विभेदन पाया जाता है। आपको पता है ये दोनों सतहों पर प्रकाश में असंगत वितरण होता है। ऊपर वाली सतह पर प्रकाश ज़्यादा रहता है, नीचे वाली सतह पर प्रकाश
कम रहता है। इस प्रकार से उनकी बनावट इसी प्रकार की होती है ताकि जल का लॉस या वाष्पोषण की दर कम हो। एक बीजी पौधों में समद्विपार्श्विक होती है, आपको पता है दोनों सतह में प्रकाश का समान वितरण होता है, दोनों समान होती है। तो ये प्रकाश के वितरण के आधार पर इनमें आंतरिक संरचना में अंतर पाया जाता है। प्रकाश का जलीय तंत्र पर प्रभाव। नेक्स्ट आता है प्रकाश का जलीय तंत्र पर क्या प्रभाव है। जलीय तंत्र में पादप वितरण में प्रकाश सदैव एक सीमा कारक रहा है। इस प्रकार की उपलब्ध अधिकांश जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। गहरे जलीय तंत्र, झील, समुद्र आदि में प्रकाश की उपलब्धता तथा मात्रा, उत्पादकता और उपभोक्ता जीवों के प्रकार पर जीव संख्या को भी निर्धारित करता है। जैसे अधिकांश जो पादप प्लवक प्लैंक्टन जल प्रकाशीय सतह पर रहते हैं, जबकि नीलतलस्थ जंतु झील के तल छट के भीतर रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पादप प्लवक होते हैं, जो समुद्र के अंदर जो छोटे पौधे पाए जाते हैं, वो पौधे होते हैं तो इसलिए ऊपर सतह पाए जाते हैं, और जो जंतु होते हैं वो झील के नीचे पाए जाते हैं, है ना, तल छट के भीतर पाए जाते हैं। जिनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है वो नीचे छिपके रहते हैं। पौधों की भांति प्राणियों में प्रकाश भी प्रभावित करता है। जंतुओं में अनेक शारीरिक तथा व्यवहार अन्य लक्षण प्रकाश से नियंत्रित होते हैं। स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के प्राणियों में प्रभाव पड़ता है। जैसे गिरगिट में रंग परिवर्तन होता है, पादप प्लवक और जंतु प्लवक में गति, छिपकली तथा कछुआ में जनन जो ग्रंथि है उनका विकास भी पादप की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो ये जो अपना जो कारक था, आज अपने प्रकाश के कारक की बात करिए इस चैप्टर के। तो अगला जो कारक पढ़ेंगे, है ना, ये छोटे छोटे हैं लेकिन अपन को आप हिसाब से इनके सुंदर से नोट बना के अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। तो अगला जो फैक्टर पढ़ेंगे वो तापमान पढ़ेंगे।